गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। हम आप लोगों को क्लास 9 की गृह विज्ञान बता रहे थे, जिसमें मैंने प्राथमिक उपचार में जितने भी चैप्टर हैं एक यूनिट कंप्लीट करा दिए। अभी सेकंड यूनिट स्टार्ट किए जिसमें हेल्थ से संबंधित चीज़ें हैं। तो चलिए इसमें ज़्यादा बातें नहीं करते। मैंने आपको कल ख़त्म फिनिश किया, मतलब कुछ लोकल और लोकल स्थानीय और इंटरनेशनल जो एजेंसियाँ होती, WHO, यूनिसेफ, रेड क्रॉस हो गया, और ऐसे करके मैंने बहुत सारे क्या किए, कल कंप्लीट किए थे एजेंसियाँ। तो वो चैप्टर फिनिश हो गया था। आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जिस चैप्टर का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे वायु शुद्धता, महत्व एवं संवातन, एयर प्योरिटी, इंपॉर्टेंस एंड वेंटिलेशन। ठीक है, जिसमें आप देख लीजिए इसकी कुछ पाठ्य सामग्रियां हैं, जिसमें वायु का संगठन और उपयोगिता, विभिन्न गैसों के गुण, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, अन्य गैसें, जलवाष्प क्या होता है, वायु का महत्व, वायु की अशुद्धियाँ, वायु अशुद्ध कैसे होती है, शुद्ध वायु के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, वायु का शुद्धिकरण कैसे किया जाए, संवातन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या और सिद्धांत क्या है, साधन क्या है, कृत्रिम संवातन किसे कहते हैं, कृत्रिम संवातन के साधन और अभ्यास प्रश्न आपको आगे मिलेंगे। तो चलिए प्रस्तावना देखते हैं। मनुष्य जीवन के लिए वायु अत्यंत आवश्यक वस्तु है। आपको पता है मानव जीवन के लिए वायु का होना नितांत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ घंटे सर्वाइव भी कर लेंगे, जल के बिना तो कुछ घंटे सर्वाइव कर सकते हैं, और भोजन के बिना 2-4 दिन भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम 1 घंटा भी, या कह सकते हैं 10-15 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लोगों का गला दबा देते हैं या नाक दबा के, मुंह दबा के जो मारते हैं, कहते हैं ना मुंह दबा के मार डाला नाक, उनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रवेश को ही रोक देते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। यूँ तो जीवन में भोजन और जल का भी बड़ा महत्व है, किंतु इसके बिना मनुष्य फिर भी कुछ समय तक जी सकता है, पर वायु के बिना तो कुछ क्षण भी जीवित रहना असंभव है। रक्त का शुद्ध होना, भोजन का पचना, पाचक रसों का बनना, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, इन सब के लिए श्वास द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु का पहुँचना अत्यंत आवश्यक है। ऑक्सीजन के अभाव में ये क्रियाएं नहीं हो सकती, फलतः मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमारे जीवन में वायु का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। नेक्स्ट है वायु का संगठन और उपयोगिता। आपको ये देखने को मिलेगा कि वायु जो होती है, जैसे एक शब्द में आपने कह दिया एयर, वायु, तो इसमें किन किन गैसों का और किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, जिससे मिलकर क्या होता है, वायु, और इससे वायुमंडल का निर्माण होता है। तो देख लीजिए, वायु कई गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, कई गैसों का मिश्रण है। इन गैसों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मुख्य होते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78% होता है। वायु में वायु में 20.95% ऑक्सीजन तथा 78.08% नाइट्रोजन पाई जाती है। इन दो गैसों के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सूक्ष्म मात्राओं में अक्रिय गैसें, हीलियम, आर्गन, नियान, क्रिप्टान और जिनान क्या होती है, अक्रिय गैसें होती हैं, ये भी पाई जाती हैं। फिर अमोनिया, ओजोन तथा फैक्ट्रियों और मिलों से निकली हुई गैसें और धुआं भी इन स्थानों में मिला रहता है। ठीक है, इन गैसों के अतिरिक्त वायु में प्रायः कार्बन पदार्थ तथा खनिज लवण भी पाए जाते हैं। आपके ज्ञान के लिए मैं इतना बताना चाहती हूँ कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आप देख लीजिए। मेरे पास एक बुक है जिसमें दिया हुआ है, तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ वायु, जिसे एयर कहते हैं, विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण है। वायु का संगठन 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% से लेकर 0.05% तक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि होते हैं। इसका घनत्व समुद्र तल से विभिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न होता है तथा विभिन्न परतें बन जाती है। ये परतें होती हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जिसमें क्या होता है, ये आपने देखा ना, ओजोन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही है। तो आप इसमें थोड़ा देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। क्षोभ मंडल क्या होता है, क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक है, जो वायुमंडल 4 भागों में बटा है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और लास्ट में क्या, बहिर्मंडल होता है। ठीक है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, आपको ये पता है। सबसे निचले जो होता है वो उसे क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल, और यही वायुमंडल जो होता है उसकी निचली परत यही पाई जाती है। यह लगभग 18 किमी ऊंचाई तक फैली होती है। कितनों किलोमीटर ऊंचाई तक होती है, तो मतलब समुद्र तल से लेकर 18 किलोमीटर ऊंचाई तक जो एरिया है वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। क्षोभ मंडल के अंतर जो वायु समुद्र तल से लेके 18 किलोमीटर ऊपर तक है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके अंदर जो वायु का एरिया होता है, निचली परत, उसके अंतर्गत आती है। यहाँ एक धुंधला सा धूल भरा स्थान है, जहाँ वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और बादल उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो हम आप एयरप्लेन से जाते हैं तो देखते हैं ना बादल वगैरह मिलता है, तो आप किस मंडल में होते हैं? तो आप क्षोभ मंडल में उस टाइम होते हैं। समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं वो परत है जिनमें ओजोन परत उपस्थित होती है। आपको पता है, ये क्वेश्चन भी कई बार है कि ओजोन परत किस लेयर में उपस्थित होती है, तो स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल में उपस्थित होती है, जो हमारी सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, कोर ओजोन परत, अतः इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ओजोन मंडल कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। क्या करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। समुद्र तल से 18 से 60 किलोमीटर तक फैली होती। कौन? समताप मंडल। और आपने अभी पढ़ा था क्षोभ मंडल कितनी होती है, तो समुद्र तल से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल में क्षोभ मंडल होता है, और 18 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक क्या होता है? तो समताप मंडल होता है। मध्य मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल और वायुमंडल की अन्य परतें हैं। मध्य मंडल का ताप ऊंचाई के साथ बढ़ता है। मध्य मंडल जो होता है, आपने क्या मतलब कहने का है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल के बाद जो मध्य मंडल आता है, समताप मंडल को इसमें मध्य मंडल बोल रहा है, का ताप ऊंचाई के साथ बढ़ता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ताप बढ़ता है। यही कारण है कि कोई भी उल्का पिंड मध्य मंडल में प्रवेश करने पर क्या होते हैं? जलने लगते हैं। तापमंडल का ताप 5 डिग्री सेल्सियस होने पर व्यक्ति को गर्माहट का अनुभव नहीं होता। इसका कारण वहीं का अत्यधिक कम दाब है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कक्ष भी समताप मंडल में स्थित होता है, मतलब थर्मोस्फियर कह रहे हैं, ये स्पेसिफिक उसके गर्माहट के आधार पर मंडल बांट रहे हैं, लेकिन वैसे होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और क्या? बहिर्मंडल। ठीक है, ऑक्सीजन देख लीजिए। ऑक्सीजन की खोज सीले ने की थी। यह प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में उपलब्ध होता है। खोज किसने की? सीले ने की। यह रंगहीन, गंधहीन, उदासीन गैस है जो क्षारीय पायरोगैलोल पर अधिशोषित हो जाती है। कैसी गैस है? रंगहीन है, गंधहीन है और उदासीन, मतलब न्यूट्रल है। यह अज्वलनशील होती है, यह ज्वलनशील नहीं होती है। हाँ, अच्छा, ये अज्वलनशील होती परंतु जलने में सहायता करती है। ओके, ये कैसी गैस है? तो ये अज्वलनशील होती है लेकिन जलने में सहायता करती है। यह कृत्रिम श्वसन, ऑक्सीजन हाइड्रोज्वाला, ऑक्सीजन एथिलियम ज्वाला तथा ऑक्सी एसिटिलीन जो वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होती है में प्रयोग किया था। इसका प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया था। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते परंतु ये सब हमारी ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए अगला क्या है? ओजोन। तो इतना बस जान लीजिए, ऑक्सीजन खोज किसने की? तो सीले ने की। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, रंगहीन, गंधहीन, उदासीन होती है। ठीक है, और एक ऐसी जलने में सहायक गैस होती है। अगला है ओजोन। या ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन क्या है? O3 होता है ना, और ऑक्सीजन O2 होता है। तो एक मतलब एक मॉलिक्यूल जब यहाँ पे बढ़ा तो ये क्या हो गया? ये ओजोन का ही, ये ऑक्सीजन का ही रूप है, लेकिन बस इसमें क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल बढ़ जा रहा है, अणुओं की संख्या बढ़ जा रही, जिससे क्या हो रहा है कि ये इसका नाम बदल के ओजोन हो गया ऑक्सीजन के। तृतीय, ऑक्सीजन का अपरूप है। यह कीटनाशक के रूप में, जल के शोधन में, भोजन के परिरक्षण में, कृत्रिम रेशम तथा कपूर के निर्माण में तथा विरंजन में प्रयोग की जाती है। देखिए, भोजन के परिरक्षण में प्रयोग करते हैं। आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसमें क्या होता है? ओजोन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो यही लिखा है कि भोजन के परिरक्षण में, जल को शुद्ध करने में, कीटनाशक के रूप में तथा कृत्रिम रेशम जो आर्टिफिशियल रेशम होता है उसमें तथा कपूर के निर्माण में क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। अगला है नाइट्रोजन। देख लिये, इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने 1771 में की थी। किसकी खोज? तो नाइट्रोजन की खोज। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने 1771 ईस्वी में की थी। यह रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील व अविषैली गैस, ये विषैली नहीं है, एक ऐसी गैस है अविषैली गैस है, तथा वायुयानों के टायरों को भरने के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ से आपने कुछ चीज़ें देख ली। अब आइए अपने पॉइंट पे। अब आपको समझ में आ रहा होगा ऑक्सीजन कहाँ मिलती है, नाइट्रोजन क्या है, कैसी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या। अब आप चीज़ें समझ रहे होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे दिया है कुछ प्रतिशत, जिस आधार पे हम कहते हैं कि हमारी वायु क्या है? शुद्ध है। तो उसमें ऑक्सीजन का संगठन होना चाहिए 20.95%। नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? 78.08 या 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए? तो 00.03%। कार्बन आर्गन मोनोऑक्साइड 00.90%। जलवायु जिसे आर्गन भी कहते हैं। तो अगला है जलवाष्प, जिसमें 00.04%। विभिन्न गैसों के गुण देख लीजिए। तो विभिन्न गैसों की उपयोगिता उनके गुणों पर आधारित होती है। विभिन्न गैसों के गुण
विभिन्न गैसों के गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन गैस जिसे O2 कहते हैं। तो वायु में आपने जान लिया ना, इसकी खोज किसने की थी, तो सीले ने की थी। आपको पता हो गया ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। वायु में मिली हुई ऑक्सीजन ही प्राणियों के लिए जीवनदायिनी है, परंतु वायु के संगठन में आपने देखा कि ऑक्सीजन जीवनदायिनी होते हुए भी वायु में इसकी मात्रा नाइट्रोजन की अपेक्षा बहुत कम है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि ऑक्सीजन ज्वलनशील होती है, वस्तुओं को जलने में सहायक होती है। यदि केवल ऑक्सीजन गैस एक डिब्बे में भरकर कोई छोटा जीव या वस्तु उसमें डाल दिया जाए तो वह तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। अतः यह गैस रंगहीन, स्वादहीन, बहुत तीखी होती है। इसकी ज्वलनशीलता के कारण ही कोई वस्तु ईंधन, पेट्रोल या कोई वस्तु जल सकती है। यदि एक मोमबत्ती को जलाकर एक ग्लास से इस प्रकार ढक दिया जाए कि उसमें वायु न जा सके तो मोमबत्ती तुरंत बुझ जाएगी। जब कोई वस्तु ऑक्सीजन के साथ जलती है तो उसे ज्वलन क्रिया कहते हैं। समझ आ रही है, जब कोई वस्तु ऑक्सीजन के साथ जलती है, और जब तक ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा तब तक कोई वस्तु जलेगी ही नहीं। तो इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो वही लिखा है कि जब कोई वस्तु ऑक्सीजन के साथ जलती है तो उसे ज्वलन क्रिया कहते हैं। इसे ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु जलती है तो इस क्रिया क्या कहते हैं, ज्वलन क्रिया कहते हैं। और उससे क्या निकलता है, तो ऊर्जा निकलती है। ये बॉडी में भी ये क्रिया होती है। जब आप भोजन करते हैं तो दहन स्टार्ट हो जाता है, भोजन का क्या कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, उससे फिर एनाबॉलिज्म बनता है। ठीक है, तो भोजन का टूटना, नया बनना। तो जब वो ज्वलन क्रिया होती तो क्या आपको एनर्जी, ऊर्जा और CO2 निकलता है। ठीक है, श्वास के साथ देखिए आगे वही चीज दिया, श्वास के साथ जब वायु फेफड़े में आती है तो वहां उत्पन्न कार्बन के रूप में गंदगी को जलाकर यही गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में परिवर्तित करती, कार्बन को जलाती और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करती। कौन सी गैस, ऑक्सीजन। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, हमारे शरीर के लिए क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। हमारे बॉडी को फिल्टर करने का काम करती है, बॉडी फिल्ट्रेशन का कार्य कौन करता है, तो ऑक्सीजन गैस करती है, हमारे फेफड़े में जाती है। फिर वहाँ पे क्या, जो कार्बन उत्पन्न होता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, फिर उस पर वो टूटने की प्रोसेस होती है, उसमें होता है ना चयापचयी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो वो क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो उस क्रिया में क्या होता है, चीजों का टूटना, नई चीजों का बनना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो जब आप कैटाबॉलिज्म होता है, कोई चीज टूटती है तो उसमें ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन होता है, कार्बन को जब वो तोड़ते हैं, ऑक्सीजन उस पर क्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला है नाइट्रोजन गैस, इसे N2 कहते हैं, जिसकी मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है, तो आप जान सकते हैं कि इसकी मात्रा कितनी होती है, 78% होती है। इसकी खोज किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए, रदरफोर्ड ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने कब किया था, 1971 में इसकी खोज, 1771 में इसकी खोज किया था। और ऑक्सीजन किसने किया था, तो सुशीले महोदय ने इसकी खोज किया था। तो ऑक्सीजन प्राणदायिनी अवश्य है, परंतु अन्य गैसें तथा नाइट्रोजन गैस भी कम महत्व की नहीं है, बल्कि नाइट्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक न होती तो निश्चित ही यही प्राणदायिनी ऑक्सीजन प्राणघातिनी बन जाती। मतलब ये ज्वलनशील है तो हर चीज़ क्या होती है, अपने आप जलने लगती, लेकिन उस पर रोकने का काम कौन करती, तो यही नाइट्रोजन करता है। ठीक है, यह गैस भी रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। ठीक है, और क्या विषैली भी नहीं होती है। वैसे पृथक से इन गैस का कोई विशेष महत्व नहीं। अगर इसको पृथक रूप से देखा तो इसका और कोई महत्व नहीं वायुमंडल में, लेकिन बस ये क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या करती है, निष्क्रिय ज्वलन क्रिया जो उसकी होती है उसको रोकने का काम करती है। इसलिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण इसको क्या है, स्थान मिला हुआ है। न तो यह स्वयं जलती है, न किसी वस्तु को जलने में सहायक होती, परंतु ऑक्सीजन गैस की तीव्रता को कम करना इसका सबसे बड़ा गुण है। वास्तव में नाइट्रोजन गैस ही ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करने में उसे इस योग्य बनाती है कि श्वास द्वारा सरलता से ग्रहण किया। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन गैस उपयोगी है। तो उपयोगी शब्द के लिए इसे कौन तैयार करता है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन। इसको नाइट्रोजन क्या करता है, उस उपयोगी वर्ड के लिए उसमें क्या उसका मुख्य रोल है या मुख्य भूमिका में वही कह सकते हैं कि क्या है, तो नाइट्रोजन होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, उसकी तीव्र ज्वलन क्रिया को कम करता है, और क्या होता है, हमारी बॉडी द्वारा ऑक्सीजन उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन गैस पानी में बहुत ही कम घुलती है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है, पानी में बहुत कम घुलती है। ठीक है,
तथा यह अपने स्वरूप को परिवर्तित करने के गुण के कारण ठोस रूप में बदल जाती है। कुछ पेड़ पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, उनमें यह प्रोटीन के रूप में बदल जाता है। आपको पता है कि प्रोटीन की तारीफ इसी के साथ है कि उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। कितने प्रतिशत? 16%। ठीक है। और क्या? सल्फर होता है 7%। तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की तारीफ होती है कि उसमें नाइट्रोजन, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, साथ में ये तो सब में होता है, कार्बन और ऑक्सीजन और क्या, हाइड्रोजन, ये सब में होता है। जैसे मतलब कार्बोहाइड्रेट में भी होता है, वसा में भी होता है, लेकिन प्रोटीन इससे क्यों अलग है? क्योंकि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। इसी नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण प्रोटीन की क्या होती है, इसको अलग किया जाता है, या इसकी विशेषता कह सकते हैं, जो 16% होती है, जो कि भोजन का एक आवश्यक तत्व। और आपको पता है आपकी बॉडी के निर्माण करने के लिए कौन सबसे मुख्य रूप से सहायक है, तो वो मेन कार्य कौन, प्रोटीन ही करता है। आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड गैस बनाती है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलती है तो कौन सी गैस बनाती है, नाइट्रिक एसिड गैस बनाती है। ठीक है, कौन सी गैस बनाती है, तो नाइट्रिक एसिड गैस बनाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के। इस प्रकार नाइट्रोजन गैस मानव शरीर तथा वनस्पति रचना के लिए आवश्यक है तथा विभिन्न रासायनिक उपयोगों के लिए भी उपयोग किया जाता है। अगला आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुद्ध वायु में बहुत कम पाई जाती है। शुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपने देखा था कितना था, 0.03% था। यह श्वसन क्रिया तथा जलन क्रिया में फलस्वरूप उत्पन्न होती है। ये कैसे उत्पन्न होती है, जब आप श्वसन करते हैं ना, ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें, तथा जो दहन की प्रोसेस होती है, चीज़ों का ऑक्सीकरण होता है, तो उसके बाद क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। यह अपने शुद्ध रूप में मनुष्य के लिए तो हानिकारक होती है, परंतु पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, इससे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। पेड़ पौधे जब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तो उसके बाद किसका निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट की वजह से ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो ग्रीन चीज़ें हैं, ग्रीनरी जो ग्रीन होते हैं, वो क्या करते हैं, वनस्पति चीज़ें वो क्या करती है, उसको इनहेल करती है, उसको ले लेती है अपने अंदर। तो हमारा मुख्य जीवन का आसार क्या है, तो ऑक्सीजन है। उनका क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं भोजन बनाने के लिए और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम प्लांट पे आधारित हैं। ठीक है, आधारित है कि नहीं, हम अगर जहाँ जीवन है मतलब पौधों का भी होना आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में यह मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है। यह भोजन का महत्वपूर्ण तत्व होता है। आपको पता है कि 60 से 70% जो भोजन का मुख्य भोजन हम किस रूप में लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही हम लेते हैं। ठीक है, जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। इस प्रकार प्रकृति का यह बहुत लाभदायक नियम है, जिसमें किसे, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसे ही कह रहे हैं नियम है, जिसे अशुद्धि के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों द्वारा पुनः लाभकारी तत्व बन जाता है। यह वायु भी स्वयं ही शुद्ध होती रहती है। ठीक है, यह गैस खुले वातावरण और गांव अपेक्षा शहर की घनी बस्ती के वातावरण में अधिक पाई जाती है। यह गैस विषैली नहीं होती परंतु दम घोटने वाली होती है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। विषैली नहीं होती लेकिन दम घोटने वाली गैस होती है। यह गैस पेड़ पौधे के लिए बहुत आवश्यक है, इसके अभाव में पेड़ पौधे पनप भी नहीं पाते। यह ऑक्सीजन के विपरीत आग को बुझाने में सक्रिय होती है। यह गैस की सहायता से खमीर बनाया जाता है। यह ऑक्सीजन के विपरीत आग को बुझाने में, जैसे ऑक्सीजन क्या है, आग को जला देती है ना, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आग को बुझा देती है। ठीक है, इस गैस की सहायता से क्या होता है, तो खमीरीकरण की क्रिया होती है। और आपको पता है जब किसी चीज़ को आप फर्मेंटेट करते हो या उसको रख देते हो, मतलब बंद करके ढक के, तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल बनता है। और क्या बनता है, शर्करा जो होती है वो शर्करा बनती है, अल्कोहल बनता है, और प्लस क्या बनता है, CO2 उत्पन्न होता है, जो कि उड़ जाता है और एसिड बनता है। ठीक है, जैसे खट्टापन आता है ना भोजन में, तो वही चीज़ है कि खमीर बनाया जाता है इस गैस की उपस्थिति में। किस गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। इस प्रकार यह गैस जीवधारियों और पेड़ पौधे दोनों के लिए हितकारी व आवश्यक है। ऑक्सीजन की सहायता से जलन क्रिया तथा श्वसन क्रिया संपन्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न
करती है। ऑक्सीजन की सहायता से ज्वलन क्रिया तथा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, CO2 जिसे कहते हैं। पेड़ पौधे इस गैस को ग्रहण करके हमारे भोजन के लिए आवश्यक तत्व कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चक्र कहते हैं। समझ में आया? जैसे आपने जो है गैस ली, मतलब आपने क्या क्या ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन छोड़ा, इसी को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र कहते हैं। ठीक है, साइकिल कहते हैं। अगला आता है ओजोन। आपने देखा था कि O3 जिसे क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। ये किस मंडल में होता है, तो ये समताप मंडल में होता है। ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही रूपांतरण है, आपको पता है। इसमें O3 हो गया, ऑक्सीजन में O2 होता है, जो कि समुद्र तट और पर्वतीय वायु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समुद्र तट पर, और कहाँ, पर्वतीय वायु में। जैसे जो हिल स्टेशन होते हैं, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ की वायु में क्या होता है, ओजोन पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि 18 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल होता है। जब 18 किलोमीटर से आप ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब मतलब 18 किलोमीटर से ऊपर समताप मंडल स्टार्ट हो जाता होगा, तो इसीलिए कहा गया कि पर्वतीय वायुओं पर क्या होता है, ये ओजोन लेयर पाई जाती है। यह गंधयुक्त गैस होती है। इसमें क्या होती है, गंध होती है, कोई स्मेल होती है। ओजोन की अपनी एक ही स्मेल होती है, गंध ही होती है। गंध नहीं कह सकते, गंध रंग स्वादहीन नहीं कह सकते, क्या कह सकते, गंध इसमें होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ विशिष्ट रोगों जैसे फेफड़े की टीबी में ओजोन गैस से आशातीत लाभ होता है। फेफड़े की टीबी में किससे लाभ होता है, तो ओजोन गैस से। यही कारण है कि टीबी सैनिटोरियम पर्वतीय या समुद्रतलीय स्थानों पर खोले जाते हैं। यह गैस अपेक्षाकृत भारी होती है। अब आप समझ गए। अगर ये आ जाए कि मतलब ये जो सैनिटोरियम है टीबी इलाज के लिए, उसको क्यों समुद्र तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों पे खोला जाता है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, ओजोन परत, ओजोन वायु जो होती है उपस्थित होती है, ओजोन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस नेक्स्ट है H2। अन्य गैसों में हाइड्रोजन गैस अन्य गैसों की अपेक्षा हल्की होती है। अन्य गैसों में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, अब तक आपने जो पढ़ा, मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन गैसों में क्या होता है, ये क्या होती है, इन गैसों से हल्की होती है, यह हानिकारक गैस। और ओजोन तो आपको पता है कि इन जो और गैस हैं उनसे भी भारी होती है, और ये क्या है, हाइड्रोजन सभी गैसों से क्या हल्की होती है। ठीक है, यह हानिकारक गैस है। हाइड्रोजन गैस, अरे हाइड्रोजन क्या है, ये हानिकारक गैस होती है। ठीक है, अन्य गैसें जैसे उपयुक्त गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य गैसें भी वायु में पाई जाती हैं, जो इस प्रकार है। कारखानों में कोयला जलने से मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। कारखानों में कोयला जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह अत्यंत विषैली होती है। कैसी होती है, अत्यंत विषैली होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो कारखानों में पाई जाती है एक हानिकारक गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो कारखानों में पाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहाँ पाई जाती है, तो कारखानों में पाई जाती है। और ये कैसी होती है, तो यह हानिकारक होती है। कारखानों में जो कोयला जलता है उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, एक हानिकारक गैस है अमोनिया, जो मलमूत्र आदि के स्थान पर पाई जाती है। मलमूत्र आपको पता है अमोनिया गैस निकलती है, यूरिया बाद में क्या होता है, अमोनिया में बदल जाता है, वायु को अधिक दूषित करते हैं। नेक्स्ट आता है जलवाष्प। वायुमंडल के तापमान के अनुसार वायु में जलवाष्प के कण भी होते हैं। ये वायु को शीतल बनाते हैं और ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करते हैं। ठीक है, जलवाष्प क्या होता है, ये क्या होता है, वायु को शीतल बनाता है। ठीक है, जो मतलब कह सकते हैं वाष्प जो वेपर होते हैं ना, हल्के हल्के क्या ड्रॉपलेट जो होते हैं, और जाके क्या करते हैं, एक परत में पर्टिकुलर जम जाते हैं। आप देखते नहीं ओस वगैरह की जो बूंदे पड़ती, क्या होता है, वो जलवाष्प ही तो होता है, भाप की तरह। ऑक्सीजन की तीव्रता को ये क्या करता है, कम करता है। कौन, तो जलवाष्प। और कौन करता है ऑक्सीजन की तीव्रता को कम, तो नाइट्रोजन। गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में वायु के अंदर जलवाष्प के कण अधिक होते हैं। आप ओस पड़ती है ना सुबह सुबह, जैसे कोहरा जिसे कहते हैं, वो क्या है, जलवाष्प ही है। तथा वर्षा ऋतु में भी अधिक हो जाता है, और वर्षा ऋतु में भी अधिक होता है। उसकी वजह ये है कि क्या, जो नीचे का पानी है क्या कर वाष्प बन के ऊपर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वाष्प बढ़ रहा है, जो वायु को अधिक दम बना देती है। इसलिए दाब जब बढ़ता है तो बारिश होती है। जब जलवाष्प में, मतलब क्या होता है, जब उस पर प्रेशर दबाव पड़ता है तो बारिश भी हो जाती है, अधिक नम बना देती है। इसलिए वर्षा ऋतु में गीले कपड़े देर से सूखते हैं। अधिक जलवाष्प युक्त वायु में रोगों के जीवाणु पनपते हैं। और आपको पता है ना कि जीवाणु कब पनपते हैं, तो आपने देखा था कि आर्द्रता हो तब, और क्या, आर्द्रता होने पर, और क्या, अगर जो आपकी बॉडी के बराबर अगर टेम्परेचर है तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, वायु क्या होते हैं, पनपते हैं। तो जलवाष्प देखिए वही जो क्या वायु में नमी हो गई है। शुद्ध वायु का महत्व देख लीजिए। शुद्ध वायु का महत्व क्या क्या है, तो जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि जीवित रहने के लिए
वायु सबसे आवश्यक वस्तु है, इसके न मिलने से कुछ क्षण में ही जीवन का अंत हो जाता है। जीवित रहने के लिए, स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए शुद्ध वायु का प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। वायु का मनुष्य के शरीर में दो मुख्य कार्य है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है तथा शरीर को ताप को ऑक्सीजन क्रिया द्वारा नियंत्रित कर। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है तथा शरीर के ताप को मतलब टेम्परेचर को भी क्या करता है, ऑक्सीजन क्रिया द्वारा नियंत्रित करता है। और आपने पढ़ा था ना चयापचयी क्रिया में, आपने देखा था कि जो बॉडी की जो आप कह सकते हैं एनर्जी का उपयोग कहाँ होता है, तो आप जो सांस लेते हैं ना उसमें बस 5% एनर्जी, 100% का 5% यूज होता है। और आपके बॉडी के टेम्परेचर के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए 95% एनर्जी वहीं पे जाके मतलब बॉडी के टेम्परेचर के लिए, इसके लिए क्या होता है 95% टेम्परेचर क्या होता मतलब 95% एनर्जी वहीं पे क्या होती है, यूज होती है। ठीक है, तो श्वसन के ऑक्सीजन प्रदान करना, शरीर के ताप को ऑक्सीजन क्रिया द्वारा नियंत्रित करना। ठीक है, अगला है श्वसन क्रिया। देख लीजिए, श्वास लेना और निकालना कोई भी अकारण या निष्प्रयोजन क्रिया नहीं है। श्वास लेने से वायु हमारे शरीर के भीतर, मतलब कहने का मतलब जो हम श्वास लेते हैं ऐसा नहीं कि उसका कोई यूज नहीं है, मिसयूज है, नहीं, श्वास पे क्या हमारा जीवन निर्भर है। श्वास लेने से वायु हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है, हमारी बॉडी को क्या करती है, फिल्टर करती है, स्वच्छ करती है विभिन्न क्रियाओं द्वारा। जो आंतरिक कुछ क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ये शुद्ध करते का काम करती है। और क्रियाएं जो बॉडी में क्रियाएं चलती हैं और चयापचय की, उसको निर्धारित तरीके से चलने में भी सहायक होती हैं। इस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस फेफड़े में पहुंचे हुए रुधिर को शुद्ध करती है। ऑक्सीजन गैस क्या करती है, जो फेफड़े में ब्लड पहुंचा है उसको शुद्ध करती है। श्वास के साथ बाहर निकली वायु में रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य शुद्धियां मिल जाती हैं और इसी से वह अशुद्ध होता है। कहने का मतलब ब्लड अशुद्ध क्यों कहा था, इनप्योर क्यों कहा था, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य शुद्धियां, मतलब आपका जब आपने जब सांस लिया तो क्या होता, उससे आपका ये जो वायु है वो लंग्स में आपके पहुंचता है और क्या कहता है वहाँ से फिर मतलब ये हार्ट और लंग्स दोनों मिल करके क्या करते हैं, ब्लड को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो ब्लड का शुद्ध होने का मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन पूर्ण रूप से है। ठीक है, अशुद्ध मतलब क्या, आपने जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गई तो आपकी बॉडी की बहुत सारी क्रियाएं स्टार्ट हुई। ठीक है, अब मतलब आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो स्टार्ट, टूटना और बनना ये स्टार्ट हुआ, प्लस आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी नियंत्रित किया। तो ये सब बनने बिगड़ने के बाद जो आपकी बॉडी में मतलब इन्वेस्ट मतलब जो कह सकते हैं खराब जो पदार्थ बना वो भी तो है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो जो ऑक्सीजन शुद्ध था वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, और जब आपने भोजन लिया तो उसके साथ भी तो कुछ अशुद्धियां निकलेंगी, प्लस वो अशुद्धियों को क्या करता है, वही ब्लड में मिल जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अशुद्ध वायु, अशुद्ध ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो देख अशुद्धियां मिल जाती है और इसी से वह अशुद्ध हो जाता है। मतलब क्या, ब्लड शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए हमें ताप और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो ऊर्जा हम लेते हैं 95% ऊर्जा इसमें लगती है। यह ऊर्जा और ताप हमें शरीर के विभिन्न ऊतकों से और उनकी कोशिकाओं में निरंतर होने वाले ऑक्सीकरण की क्रिया से प्राप्त होती है। रुधिर फेफड़ों में वायु से ऑक्सीजन लेने के बाद पूरे शरीर में भ्रमण करता है और सब कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे उनका पोषण होता है। ऑक्सीजन जब भोजन में उपस्थित कार्बन से मिलती है तब ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप वहां कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। रक्त इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में घुलाकर तथा वहां के अतिरिक्त जल को अपने में शोषित कर पुनः फेफड़े में पहुंचाता है, जहां बाहर से आई, ये देख लीजिए, रक्त फेफड़ों में श्वसन द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को कोशिकाओं के पोषण हेतु ऊतकों तक पहुंचाता है, वहां उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासन के लिए फेफड़े में वापस भेजता है। ठीक है, जब वो बाहर आता है तो वायु के संपर्क में आने से ऑक्सीजन प्राप्त कर और कार्बन डाइऑक्साइड देकर पुनः शुद्ध हो जाता है। किसकी बात हो रही है, ब्लड की। श्वसन और रक्त परिभ्रमण का यह क्रम निरंतर अटूट गति से चलता रहता है। इसमें व्यवधान पड़ने से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि श्वास लेने के लिए हमें शुद्ध वायु चाहिए। यदि हम गंदी वायु में सांस लेंगे तो रक्त की शुद्धि नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट है शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए। हमारे शरीर का सामान्य ताप 98.40 फ़ारेनहाइट होता है। यदि वातावरण में अधिक गर्मी या अधिक सर्दी हो तो इसमें सूक्ष्म अंतर होता रहता है। शरीर के ताप का नियंत्रण निम्नलिखित 3 कारणों से होता है। तो देखिए, एक किसके द्वारा, और आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है 3 कारणों से क्या होता है, नियंत्रित होता है। एक श्वसन क्रिया द्वारा, एक पसीने के वाष्पीकरण द्वारा और एक वायु के संपर्क द्वारा। और जब आपके कह सकते हैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है किन्हीं कारणों की वजह से, तो क्या होता है, आपको फीवर कहते हैं कि आपको बुखार हो
हो गया है, और बुखार बढ़ने पे मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, BMR 7% बढ़ जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, श्वसन द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण श्वसन द्वारा होता है। हम श्वास द्वारा बाहर की वायु अंदर लेते हैं, उसका ताप शरीर के ताप से कुछ कम होता है। यह वायु रुधिर के संपर्क में आने पर उससे कुछ ऊष्मा लेकर गर्म हो जाती है, और जब उसे हम बाहर निकालते हैं तो उसकी ऊष्मा शरीर से बाहर शरीर की थोड़ी ठंडक पहुंचाती है। एक बात सुनिएगा, जब आप अपने मुंह पे ऐसे करो तो वो मतलब जो मुंह से वेपर वाष्प निकलता है वो कैसा लगता है, वो हल्का गर्म होता है। कभी आंख वगैरह में कुछ चला आता है या कभी चोट लग गई झटके से, तो आप जल्दी से कोई कपड़ा लेते हैं और उसमें मुंह से भाप देते हैं और उसको सेकते हैं ना, तो आपको गर्मी का फील होता है ना। वही मतलब है क्या, कुछ बॉडी के टेम्परेचर के साथ वो क्या हुआ, गर्म हो गया। ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित कैसे, श्वसन द्वारा। मतलब जो आप बाहर से जो वायु ले रहे हैं वो बॉडी के टेम्परेचर से कुछ कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पसीने के वाष्पीकरण द्वारा। त्वचा का पसीना वायु के संपर्क में वाष्प बनकर उड़ता है, इससे शरीर का ताप कुछ कम होता है और ठंडक की अनुभूति होती है। जब आपको कभी कभी पसीना आता है और उसके बाद आप कभी गर्मी से कभी ठंडे स्थान में जाते हो, या बस हल्के से या गर्म हवाई में ही चले जाओ, आपको पसीना हुआ है और आप कहीं लू बाहर कहीं चले, आपको पसीना हो, तो क्या होगा, आपको ठंडक का अनुभव देता है। ठीक है, वायु के संपर्क द्वारा जब शरीर के ताप से कम ताप की वायु शरीर को स्पर्श करती है, तब शरीर की कुछ ऊष्मा को अपने में लेकर बह जाती है। एसी वगैरह क्यों लगाते हैं, फैन वगैरह में क्यों जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, वायु तो हमें देती है, हवाई तो देता है, इससे शरीर का ताप कुछ कम हो जाता। अन्य उपयोग, शरीर में भोजन का पचना, रसों का बनना आदि क्रियाएं भी रक्त की ऑक्सीजन के संपर्क में ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप होती है। अतः इन सब क्रियाओं के सुचारू रूप से होने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों के जीवन और आग जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो शुद्ध वायु से ही प्राप्त होती है। अगला है वायु की अशुद्धियां। वीडियो लंबी हो जाएगी, कल मैं स्टार्ट करूंगी वायु की अशुद्धियां। आज आपने यहाँ तक देखा है, एक बार देख लीजिए। और आपने आज क्या देखा है, वायु देखा है। वायु क्या है, वायु का संगठन देखा है, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती। ऑक्सीजन कैसी गैस है, तो ज्वलनशील गैस है, और नाइट्रोजन कैसी है, तो वो क्या है, अज्वलनशील गैस है, वो ज्वलन नहीं करती, मतलब ज्वलनशील नहीं है। और क्या है, ऑक्सीजन क्या है, रंगहीन गंधहीन है, स्वादहीन, रंगहीन और स्वादहीन है, लेकिन बहुत तीखी इसमें क्या होती है, गंध होती है। और क्या होती है, ज्वलनशील गैस होती है, लेकिन इसकी जो एक्टिविटी है, या जो इतनी एक्टिव है, सक्रिय गैस है, तो इसकी मतलब ताप ज्वलन क्रिया को निष्क्रिय करने का काम नाइट्रोजन करता है। ठीक है, और जो है ये हमारी बॉडी, ये जो ज्वलन क्रिया होती है उसके द्वारा ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, आपको हमने बताया। फिर नाइट्रोजन गैस के बारे में बताया, ये कैसी गंध है, तो ये रंगहीन गंधहीन होती है। ठीक है, और कैसी होती है, स्वादहीन गैस होती है। कौन सी गैस, तो नाइट्रोजन गैस। और क्या होता है इस गैस का, ये जो है ऑक्सीजन को मतलब उसकी ज्वलनशीलता को कम करती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। फिर नंबर आपको मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी बहुत कम मात्रा होती है, 0.03% क्या होती है, ये जो होती है वायुमंडल में उपस्थित होती है, जो भोजन पौधों को भोजन बनाने के लिए अति आवश्यक होती है। इसी की उपस्थिति में कहते हैं ना, C6H12O6 प्लस क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, प्लस वाष्प बनता है। और क्या बनता है, जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, C6H12O6 जो आप कार्बन खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, किसी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो आपने ये चीज़ जाना। और ये गैस कैसी होती है, तो जैसे ये गैस क्या होती है, आग को बुझाने में कैसी होती है, सक्रिय होती है। ठीक है, और आपने ओजोन देखा, ओजोन कैसी होती है, तो ये जो होती है भारी गैस होती है, गंध युक्त होती है, और इनका प्रयोग क्या है, ये हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है। और इसका नुकसान क्या है, तो ये जो ओजोन लेयर है ना, उसमें छेद कर रही है, कौन सी, CFC गैस। और इसका प्रयोग परिरक्षण वगैरह के लिए क्या था, आपने देखा है। फिर आपने हाइड्रोजन देखा, आपने जलवाष्प देखा, शुद्ध वायु का महत्व क्या होता है, आपने देखा कि ऑक्सीजन प्रदान करती है और शरीर के ताप को भी क्या करती है, नियंत्रित करने का काम करती है। श्वसन क्रिया आपने देखा, शरीर का ताप कैसे नियंत्रित होता है, तो आपने देखा श्वसन द्वारा और वाष्प पानी द्वारा, जैसे पसीने के द्वारा जो वाष्पीकरण होता है, और वायु के संपर्क से। अब आपको कल मैं बताऊंगी वायु की अशुद्धियां। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको क्या होगा, ये समझ में आया होगा, ये चैप्टर जो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।